अगर आपको कोई कहे कि हमारा प्यारा भारत दुनिया के सुपर पावर यूएसए को सरपास कर देगा इकोनॉमी के टर्म्स में, तो आप कैसा फील करेंगे? गूज़बम्प्स तो आएंगे, अच्छा तो लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। नेता टाइप बात लगेगा जो कि सुनने में अच्छी है पर प्रैक्टिकल नहीं लगती है। और आपको वो मीम तो जरूर याद होगा कि अरे यूएसए क्या कहता था, तो वैसा ही फील होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है, ईवाई की रिपोर्ट आई है, अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट आई है, जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। क्योंकि ईवाई की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंडिया यूएसए को सरपास करके 2038 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि अभी देख लीजिए इसके ऊपर में बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं और बोला गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे ना कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, अब वही इंडिया की इकोनॉमी जो है वो यूएसए की इकोनॉमी को सरपास कर देगा। पर सवाल उठता है कि सर, इस तरह की बातें तो हमने सुनी थी, रिसेंटली हमने तो देखा था कि कैसे इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। अब जापान को हमने पीछे छोड़ करके हमने चौथा स्थान जो है वो प्राप्त कर लिया था। अब जो है हमारे आगे जर्मनी और चाइना और उसके बाद यूएसए ही है। तो अभी क्या ऐसा रिपोर्ट आ गया है जिससे इंडिया जो है वो यूएसए को जो है वो सरपास कर देगा? देखो, ये जो हम है ना, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है, लेकिन हम जो पास करने वाले हैं भैया, हम पीपीपी टर्म्स में जो है वो यूएसए को सरपास करने वाले हैं। अब देखो, सुनो, गौर से सुनो, पीपीपी क्या होता है, उसके बाद नॉमिनल क्या होता है, ये हम समझाएंगे। अभी इंडिया जो है वो पीपीपी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम जो है वो चाइना और जर्मनी के बाद, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? नहीं, चलो, हाँ, तो अभी जो हमारा देश है वो पीपीपी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सबसे बड़ा चाइना है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद इंडिया है। लेकिन अब जो है हम फ्यूचर में 2038 तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे पीपीपी टर्म्स में। अब सिचुएशन ये है कि भैया ये पीपीपी क्या होता है ये, तो अभी देखिए पीपीपी पे आएंगे, लेकिन 2025 में ये जो पूरा डेटा है वो है क्या? तो देखिए 2005 में जो इंडिया की जीडीपी 800 बिलियन डॉलर्स थी, अब 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी हो गई है और 2038 तक हम 40 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएंगे। 40 ट्रिलियन ही है ना? नहीं, 40 ट्रिलियन नहीं, 34 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएंगे और परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। अब दिक्कत यह है कि अब किसी ने बोल दिया हम मान लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट है, ये है कौन? इतना मतलब हम ट्रस्ट कैसे करें? तो भाई देखो, ये जो ईवाई है ना, ये किस तरह की सर्विसेज देता है? तो अश्योरेंसेस, कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है वो आपको मतलब रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, सजेशंस देता है गवर्नमेंट को। और ऐसा नहीं है कि ये कोई भी टुच्चा सा मतलब छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रहा है, नहीं। ये जो है आपको मतलब जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं, पहला तो मेरे को डेलॉयट करके है, उसके बाद ईवाई है, उसके बाद और दो है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो। तो वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग 4 में से एक कंपनी मानी जाती है और ये 4 लाख इंप्लॉयज इनके 150 कंट्रीज में काम करते हैं। तो अगर ये कह रही है तो मतलब सही ही कह रही होगी। तो अब समझ में आ रहा है कि ये नॉमिनल वर्सेस बीपीपी क्या है। तो भाई नॉमिनल का मतलब होता है कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है। अब देखो, जैसे आपके वॉलेट में 1500 जो भी होगा, ठीक है, उसी तरीके से दुनिया के हर देशों के का एक वॉलेट होता है जिसको हम बजट कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो अब समझिए कि जैसे यूएसए का जो वॉलेट है और इंडिया का जो वॉलेट है, अब अगर यूएसए और इंडिया के वॉलेट को कंपैरिजन करेंगे तो वो हो गया नॉमिनल जीडीपी, कि मतलब यूएसए की इकोनॉमी की वैल्यू क्या है, इंडिया की इकोनॉमी की वैल्यू क्या है, इंडिया के इकोनॉमी मतलब इंडिया के वॉलेट में कितना पैसा है, वो नॉमिनल जीडीपी हो गया, जो कि हमारा 4 ट्रिलियन से ज्यादा का है, 5 ट्रिलियन हम जो है वो सोच रहे हैं। उसके बाद अब क्या होता है कि अब ये अगर पीपीपी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि अगर यूएसए का कोई व्यक्ति है वो $1 में कितना सामान खरीद लेता है अपने देश में, और इंडिया जो है उसी $1 का वैल्यू कितना होता है इंडियन करेंसी में, 88-89 जो भी रुपया होता होगा, तो उस रुपये से कितना सामान खरीद लेता है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर समझें तो वही जो यूएसए में एक बाल कटवाने के लिए आपको $40 लगेंगे, वही आप अगर दिल्ली में कराएंगे तो भाई आपको 300 रुपए लगेंगे। मैं मतलब मेट्रो साइड की बात नहीं कर रहा हूं जहां 50-60 रुपए में बाल काट देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तो ये है, आपको समझ लीजिए कि $40 मतलब 3300 रुपए सिर्फ बाल कटाने के लगते हैं, वही 300 रुपए में हम बाल कटा लेते हैं। मतलब ये है कि इंडिया जो है
वो कम पैसों में ज्यादा सामान खरीद पाता है और यूएसए में उसी सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। तो उस मामले में अभी सबसे पहले पोजीशन पे चाइना है, दूसरा यूएसए है और इंडिया जो है वो थर्ड जो है वो है, और आने वाले टाइम में हम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएंगे, और कहो तुम डेड इकोनॉमी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब यहां पे देखिए कि अगर इंडिया के पास, इंडिया जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, हम जानते हैं कि अभी भी जो है हमारा 6-7% की स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, तो ये हो कैसे रहा है? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है हमारा, तो वो है हमारा यूथ, वो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि हमारे देश का जो यंग वर्कफोर्स है वो बहुत ही अभी जवान है। इंडिया की अगर मीडियन एज की बात करें तो 28.8 है। क्या अंग्रेजी बक रहे हैं? थोड़ा मत समझाइए तो सही कि क्या है इसका मतलब। तो मतलब इंडिया की जो आधी से ज्यादा जो आबादी है वो 29 साल से कम है। 29 साल से कम है मतलब अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, अभी तो वो जवान है। और अगर किसी भी देश का ज्यादा से ज्यादा लोग जवान होता है, वही आप समझिए कि चाइना का जो मीडियन एज है वो 40 है, जापान का अगर हम देखें तो 48 है। मतलब जो जापान और चाइना अपने बूढ़े लोगों के लिए सोच रहा होगा कि अरे भैया उनके व्हीलचेयर की बात सोचते हैं, उनके लिए पेंशन्स की बात सोचते हैं, वही इंडिया जो है वो, इंडिया के लोग जो है अभी तक मैक्सिमम जो लोग हैं, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन वो यंग है। यंग होने से फायदा ये होता है कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कैसा ले सकते हैं? तो आप अगर अपने पापा, सिंपल बता रहे, आप अपने पापा और दादाजी से जाके पूछिएगा, अगर वो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो आप उनसे जाके पूछिएगा कि एक काम करते हैं पापा, हम जो है वो बिजनेस करते हैं। पापा बोले अरे नहीं बिजनेस फेल हो जाएगा। अरे नहीं बिजनेस फेल हो जाता है, जॉब करो, सरकारी नौकरी करो। ठीक है, तो ये जो है वो जो भी पिछले जनरेशन है वो उतने रिस्क टेकिंग नहीं होते थे, लेकिन जो यंग वर्कफोर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो इन्वेस्ट करने से कतराते नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनोवेशन कौन करता है? इनोवेशन तो यंग वर्कफोर्स ही करता है। जो अभी सेमीकॉन 2025 हुआ था, जो हम अपने ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये तो यंग वर्कफोर्स ही होते हैं ना, जो कि आप सुनते होंगे इसने ये डिस्कवर कर लिया, इसरो में जो है हमारा मिसाइल हम लॉन्च करते हैं, डिफेंस हम वेपन्स बना रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये यंग वर्कफोर्स ही है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं, उसके बाद दिमाग लगाते हैं, क्योंकि इनका जो खून है वो अभी यंग है और सोच जो है वो अभी जवान है, और इसीलिए हमारे देश के पास ये बहुत बेनिफिट है। अब देखिए, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भैया ये जो हमारा यूथ है ना वो बहुत अभी जवान है, लेकिन दिक्कत बहुत सारी है भाई। दिक्कत क्या है? तो भाई जो जनरली जो यूथ हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद अगर जॉब्स मिल भी, जो प्रिपरेशन भी करते हैं एसएससी, तो एसएससी जैसे मतलब स्कैम जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं, जिनकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद बहुत सारे यूथ जो हैं वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और जो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो भैया जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भी है कि जो हमारे यूथ का पॉपुलेशन है उसको हम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो स्किल गैप है, हम अभी देखो क्या हो रहा है सिनेरियो कि हम अभी भी जो चीजें, जिस चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं ना वो आने वाले टाइम में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। अभी 10th के बच्चों को देखो क्या पढ़ाया जा रहा होगा, 12th के बच्चों को देखो क्या पढ़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा होगा। आने वाले टाइम में जब वो तैयार होंगे जॉब करने के लिए, तब उस तरह की जॉब होगी ही नहीं। अब सोचो ना, 5 साल पहले किसी ने सोचा था, 5-7 साल पहले, कि एआई इस तरीके से टेक ओवर कर लेगा, लेकिन अभी वो कर रहा है। अभी जो हम वो कोडिंग कर रहे हैं एआई की तरह, एआई की हेल्प से। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि हमें जिस चीज की पढ़ाई की जाती है, हम जिस चीज की पढ़ाई करते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्किल गैप बहुत ज्यादा है। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी जो यंग वर्कफोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड हो, और इसी मामले में इंडिया जो है वो चाइना से पीछे होते जा रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है? जो इंडिया में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम भाई सबसे पहले यूएसए जाएंगे, वहां से पढ़ेंगे लिखेंगे और वहीं पे ग्रीन कार्ड लेके जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। क्यों आना है इंडिया में? क्यों आना है इंडिया में पॉलिटिक्स खेलने के लिए? क्यों आना है इंडिया में जो पॉल्यूशन जैसा इन्वायरमेंट रहता है, सांस नहीं ले पाते हैं? इसीलिए जो जनरली बिलियनियर्स और मिलेनियर्स हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या भी है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सेंस भी नहीं है, उसके बाद हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारा जो टेक्निकली हम जिस स्पीड से ग्रो करना चाहिए उस स्पीड से ग्रो कर नहीं रहे हैं। उसके बाद अगर हमारे देश के लोग ज़्यादा बेरोजगार रहेंगे, उनके पास कुछ काम करने को होगा नहीं, तो फिर जो गलत तरीके चीज़ें हैं
हैं वो होंगी, हमारे देश के युवा जो है वो नशा में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, एडिक्शन उनको लगेगा, वो मतलब क्राइम में उतरेंगे क्योंकि उनके पास तो कोई काम है नहीं। तो भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है ना कि ये तो खैर दूसरा डायलॉग बोल दिया, मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग खाली है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, आपने सुना होगा, तो यही वाला बात है। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूज करना चाहिए और हमारा जो यंग वर्कफोर्स है उसका अटेंशन कहीं ना कहीं जाएगा ही, तो क्यों ना उनके अटेंशन को हम उस डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन को हम यूटिलाइज कर पाए अपने पूरे देश के लिए। उसके बाद देखिए जो इंडिया की सबसे अच्छी चीज है वो क्या है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। और इस चीज को लेकर के हम मुझे जैक मा की वो स्टेटमेंट याद आ गई थी कि एक बार जब यूएसए के लीडर थे और जैक मा थे, तो यूएसए के लीडर जो है वो चाइना को मतलब नीचा दिखा रहे थे और कह रहे थे कि आपके जो लोग हैं वो खर्च ही नहीं करते हैं। तो जैक मा कहते हैं कि आपके लोग जो हैं वो लोन के ऊपर में जीते हैं, मतलब लोन ले लेकर के खर्च करते हैं। और यही बात है भी कि यूएसए की इकोनॉमी इतनी रॉबस्ट है, इतनी स्ट्रांग है कि वहां के लोगों को मतलब सेव करने की जरूरत नहीं होती है, वो जो है वो खर्च करते रहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। तो इसीलिए वहां की जो इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम पे उतनी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। अभी क्या 2% के रफ्तार से यूएसए ग्रो कर रहा है, और क्यों ना करे भाई, जो डॉलर की डिप्लोमेसी है, डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, इसकी वजह से तो सोचता है कि भाई कभी भी जरूरत पड़ेगा हम छाप लेंगे। और अभी के टाइम पे आप देख रहे होंगे इसी वजह से जो यूएसए है उसका डाउनफॉल आना भी शुरू हो गया, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, रिसेशन आने वाला है, ऐसी जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया का कल्चर है वो क्या है, सेविंग करना है। सेविंग करना है मतलब कि अगर हमारे पास 100 रुपए आता है, हम जो है वो 30 रुपए जो है वो बैंक में जमा ही करते हैं, और अगर बैंक में जमा करेंगे तो वो बैंक उसी 30 रुपए को लेकर के किसी बिजनेसमैन को लोन दे देगा, और उसी लोन से जो है कोई कंपनी, कोई जो इंसान है वो कंपनी खड़ा कर लेगा, ठीक है, और उससे जो है हमारे देश में इंडस्ट्रीज आएंगी। और अब इसी तरीके से ये जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है ये कैसे काम करता है आपको मैं बताता हूं। ये जो सेविंग्स है, अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपए का है तो 30% ऑफ दैट जीडीपी गोज टू द बैंक, और वही बैंक जो है बाद में लोन देती है जिससे इकोनॉमी जनरेट होती है। अब इस पूरा सेंस को अगर हम कंपैरिजन करें तो यूएसए में जो सेविंग्स रेट है, जैसे इंडिया के लिए जो सेविंग्स रेट है वो 30% है, चाइना की 40% है भाई, 40%। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम यूएसए से कंपैरिजन करें तो यूएसए में 20% से कम जो है वो सेविंग्स इसका रेट है। इसीलिए अगर हमें चाइना से कंपैरिजन करना है तो चाइना की इस फिलॉसफी को देखना होगा कि कितना भी चाइना जो है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, कि वो अपने देश से दूसरे दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी बूम कर रही है। अब इसीलिए वो सेविंग्स भी कर रहे हैं, क्योंकि कभी फ्यूचर में आज आप देखिए हाउस होल्ड जो होते हैं वो हमारे देश में हमने देखा होगा कि कुछ भी होता है, सैलरी अगर आपकी आ रही है तो आपका सैलरी का कुछ पार्ट जो है आपके मम्मी आपके पापा सभी बोलेंगे भाई सेव करो, ठीक है। उसी तरीके से प्राइवेट कॉर्पोरेट भी क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री में पैसा बनाती है इंडस्ट्री, उस पैसा को क्या करते हैं, जो बेनिफिट होता है वो सैलरी वैल्यू तो देते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको वो वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं। किस चीज में, तो उस इंडस्ट्री को ग्रो करने में, उस इंडस्ट्री में R&D करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, और इसी तरीके से उनकी जो इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड होती है। और गवर्नमेंट कैसे, अब देखो तीनों सेक्टर पे हो रहा है, हाउस होल्ड भी, हमारे घर में भी लोग सेव कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी उस सेविंग्स को दे रही है, उसके बाद गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट को अगर बेनिफिट होता है तो उस गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको धीरे धीरे कम करती जाती है। हमारा भी जो टारगेट है कि हमें जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम करते करते 2-3% तक लेके आना है, तो वो गवर्नमेंट वही काम कर रही है कि भाई पहले हमारा डेफिसिट ज्यादा होता था, हमारा इकोनॉमी जितना होता था उससे हम कहीं ज्यादा खर्च कर लेते थे, अब जो है हम वो जो डेफिसिट है हम अपने सेविंग से मैनेज करेंगे, ठीक है, ये होता है। उसके बाद हमारा देश का जो डेट का सस्टेनेबिलिटी है, मतलब क्या होता है कि हमारा जीडीपी जितना बढ़ा है, अगर हम 100 रुपए का हमारा जीडीपी है तो हम जो है वो, अब देखो अगर किसी भी इंसान के पास पैसे होता है, देखो बैंक से अगर लोन लेने जाओगे तो बैंक किसको लोन देता है, उसी को लोन देता है जो जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ रहता है। आप अगर जमीन के कागज रखोगे कोलैटरल में, मतलब घर के पेपर्स रखोगे कोलैटरल में तो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आप साइकिल रखोगे कोलैटरल में तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। वही चीज होता है कि जिस देश के पास डेट सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब कि अगर आपकी इकोनॉमी 100 रुपए की है तो हमारा जो देश है वो इंडिया का जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 81% तक है, और हमारा टारगेट है कि भाई 2030 तक हम 75.8% तक कर दे। कि हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमारी अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो हम जो है वो 180 रुपए तक का जो है वो खर्च कर रहे हैं, मतलब लोन लेते रहे इसी तरीके से। अब देखिए हमारा देश का जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 81% है, वहीं यूएसए का बात करें तो 120% है। और जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो किसका है, जापान का भाई 250%, 250%, समझ रहे हो। इसीलिए इंडिया जो है वो
मतलब उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। और देखो अभी जो ट्रंप का टैरिफ लगाया है ना 50% का इंडिया के ऊपर में, इसकी वजह से हमारे देश के ऊपर में 0.9% जो है वो इंपैक्ट डाल रहा है। हमारे देश का जो जीडीपी है उसका 0.8 से 0.9% तक के बीच में इंपैक्ट पड़ रहा है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे ये तो 0.1% से भी कम है, छोटा है, बहुत ज्यादा है, 0.9% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन जो इसका इंपैक्ट हमारे ग्रोथ के ऊपर में पड़ेगा वो 0.1% पड़ेगा, जो कि मतलब उतना ज्यादा नहीं है। और हम जो है वो एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं। जो हम डिपेंडेंट से रहते थे सिर्फ यूएसए के ऊपर में, तो एक तरीके से समझो कि मजबूरी का नाम गांधी जी होता है। मतलब कि अभी हमें पता चल गया कि यूएसए जो है इस तरह की हरकत कर रहा है तो फ्यूचर में भी कर सकता है। इसीलिए हम अपना जो भी एक्सपोर्ट है ना, जो भी प्रोडक्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ यूएसए को मतलब एक्सपोर्ट करते थे, तो अब जो है हम बाकी देशों के साथ भी बात कर रहे हैं, ट्रेड डील्स कर रहे हैं, जिससे जो है हम अपना प्रोडक्ट जो है वो यूएसए के अलावा और देशों को बेच पाएंगे, जिसकी वजह से हमें भी कभी भी लॉन्ग टर्म जो है वो थ्रेट नहीं मिलेगा। और उसके बाद और इसमें जो सबसे बेनिफिट वाली चीज है वो ये है कि हमारा देश जो है वो यूएसए को जितना भी एक्सपोर्ट कर दे, दूसरी दुनिया को जितना भी एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन जो सबसे बड़ा बात है वो ये है कि हमारे देश में जितना भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का यूज जनरली इंडिया ही कर लेती है। मतलब कि इंडिया की जो मार्केट है 140 करोड़ की जो आबादी है हमारे देश में, तो इंडिया कि इंडस्ट्री जितना भी प्रोड्यूस करे उस प्रोडक्ट को इंडिया के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए हमें उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने जो है वो कुछ रिफॉर्म्स भी लाए हैं। रिफॉर्म्स कैसे लाए हैं और इस चीज को लेकर के जो है वो वर्ल्ड बैंक ने भी बोला था कि जो पहले बहुत सारे स्टेट टैक्स होता था, वैट होता था, ठीक है कि, और जिसकी वजह से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो बहुत ज्यादा तामझाम होता था और बहुत ज्यादा टैक्स की वजह से जो है उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो उस तरीके से रिटर्न इंडस्ट्रीज को मिल नहीं पाता था। लेकिन अब जैसे जीएसटी हो गया तो पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स लगता है, जिसकी वजह से ये जो इंटर स्टेट ट्रेडिंग होती है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की वजह से। और आईबीसी में हमने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं। हमने देखा है कि कैसे जब कोई भी जो इंसान है, इंडस्ट्री है, वो पहले लोन ले लेता था और उसके बाद जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया था अपने आप को। तो अब जो है हम बैड बैंक जैसे चीजें लेके आ रहे हैं, आईबीसी में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोन का रीस्ट्रक्चर है वो पॉसिबल हो पा रहा है। और जो भी लोग लोन ले रहे हैं, जो डिफॉल्ट कर दे रहे हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसे हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद यूपीआई तो भाई तगड़ा है कि दुनिया में अगर कोई एक देश है जो कि यूएसए से ज्यादा, चाइना से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी में बिलीव रखता है तो वो हमारा देश भारत है। क्योंकि हम जो है जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं ना उतना यूएसए करता है, ना चाइना करता है, ना यूरोप करता है, जिसकी वजह से सब्जी वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, सभी लोग मतलब फोन पे, पेटीएम, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। अब इससे फायदा क्या? फायदा यह है कि जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका पूरा डेटा जो है वो आरबीआई के पास है, देश के पास है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को देख करके पहले जब लोन लेने के लिए कोई जाता था तो डिजिटल फुटप्रिंट होता नहीं था, ट्रांजैक्शन पता नहीं चल पाता था उतना, उसकी वजह से लोन लेने में दिक्कत होती थी। अब लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमें पता है कि कैसे मतलब कौन सा व्यक्ति जो है वो कितना खर्च करता है, जिसकी वजह से वो लोन आसानी से ले सकता है। और हमें आइडिया भी है कि भाई इस सेक्टर में ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अगर इस सेक्टर में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हम जो है वो और ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। और इससे जो है वो ब्लैक मनी भी कम होता है, मतलब क्योंकि हमें जो है वो डिजिटल ट्रेस जो है वो हो पाता है। उसके बाद हमने जो पीएलआई हमने किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो हमने किया, जिससे मतलब हमने बोला है कि और देशों को बोला है कि आप अपने प्रोडक्ट को इंडिया में लेकर के आइए, जिसकी वजह से हम आपको जो है वो बेनिफिट देंगे। हम मतलब कि आपका जितना प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा उसी हिसाब से जो है हम आपको टैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से और देश भी जो लोग हैं वो हमारे देश में, इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम दुनिया की बात करें कि दुनिया स्लो हो रही है लेकिन इंडिया फास्ट हो रहा है, कैसे? तो चाइना भले $42.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा पीपीपी टर्म्स में 2030 तक, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है। इसीलिए हम देखते होंगे कि कैसे चाइना जो है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी को फिर से बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है। मैंने आपको बताया 40 जो है उनका मीडियन एज है। उसी तरीके से यूएसए में भी लोग जो है वो मतलब अभी जवान है, ठीक है, लेकिन उनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और डॉलर की वजह से ही जो है उनका सुप्रीमेसी है। और हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स करेंसी की बात भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले 10 साल से 15 साल में आप देखेंगे कि कैसे डॉलर का जो
हेजेमनी है वो ब्रेक होगा और एक दूसरा करेंसी है वो दुनिया में आएगा और इसी वजह से यूएसए का जो है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। जर्मनी जापान का भी यही हाल है कि भाई इकोनॉमी ग्रो तो करेगी लेकिन कैसे करेगी, क्योंकि वहां जो है वो यंग वर्कफोर्स है ही नहीं, जो काम करने वाले लोग हैं ही नहीं, जिन्होंने काम कर लिया उनको पेंशन देने की बात की जा रही है, उनको व्हील चेयर देने की बात की जा रही है। उसके बाद कुछ हमने रिफॉर्म्स भी लाए हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी की तो बात हमने की ही है, साथ में जियोपॉलिटिक्स तो हमारा इंपॉर्टेंट हो ही रहा है कि कैसे पहले यूएसए कुछ भी बोलता था या मतलब हम जो हैं वो मैनेज करने में लगे हुए। उसके बाद जो ग्रीन ट्रांजिशन है ये हम कर रहे हैं। अभी देखो सबसे ज्यादा इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हम दूसरे देश से जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, ईवी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जी को फुल फोकस तरीके से आगे बढ़ा दिया तो फ्यूचर में हमें किसी और देश से तेल खरीदना ही नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें जो है हमारे देश का जो पैसा है वो दूसरे देश नहीं जाएगा। और ये अगर हमने ईवी में कर लिया तो हम बाद में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने देखा है सेमीकॉन 2025 हुआ जिसमें हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर में तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ईवी में तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे टेस्ला की इंडस्ट्रीज भी इंडिया में आ रही है, फोन मतलब स्मार्टफोन्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो इस सेक्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद चैलेंजेस तो हैं भाई, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है वहां पे उनके पास ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको जो पॉलिसी के ऊपर में काम होता है वो नहीं होता है, वोट छोड़ी, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं चैलेंजेस के ऊपर में बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि इन सारे चैलेंजेस के ऊपर में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तो ठीक है भाई पॉजिटिविटी है लेकिन चैलेंजेस भी तो हैं। उन चैलेंजेस क्या क्या हैं, जिसका ज्यादा अच्छा कमेंट होगा मैं उसके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो कि सर आपके मुंह में घी शक्कर, बन जाए इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबके लिए अच्छा होगा, फिंगर क्रॉस्ड। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि द वर्ल्ड क्या तो था, लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स। और इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग मेरे भाइयों। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलता हूं आपसे।